स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। देखो, ये लास्ट एक्सरसाइज है 3.1 और 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन दोनों ही हो चुका है। अगेन मैं यही बोलूंगा, जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें एक नया मेथड सीखने को मिलता है, विच इज एलिमिनेशन मेथड। यानी कि यहाँ पर हमें कोई जो लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए एक और मेथड बताया गया। यानी कि अभी तक हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, लाइक द ग्राफिकल मेथड्स एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम कौन सा मेथड करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ सर्कल, दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो वन एंड ओनली चीज है वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड हमें सीखना है बस। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी एक्सरसाइज है नहीं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आप वर्ड से ही समझ चुके हो, किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना। ठीक है, टू एलिमिनेशन मेथड है, तो टू एलिमिनेट एनी वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। यानी कि जैसे हमारे पास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एक्स और वाई होते हैं, कुछ भी हो सकता है, ए बी एक्स वाई एस टी एम एन। ठीक है, तो उनमें से कोई भी एक वेरिएबल को हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो जो वेरिएबल्स है दोनों इक्वेशंस के अंदर, उस वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है उसको हमें सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है हमारा? यहाँ पर मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल सेम। ठीक है, जैसे कि और पहला स्टेप क्या है, मतलब कोफिशिएंट को आप सेम कर दो, और अभी मैं करवाऊंगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? कोफिशिएंट को हमें सेम करना है, उसके बाद हमें क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हमें क्या कर देना है? या तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, या तो हम एडिशन करेंगे या फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है, ये तो हो गए इसके स्टेप, लेकिन इसको एक्चुअल में जब हम करेंगे, जब हम इसको करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। जैसे देखो हमारे पास में एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल नंबर 8 को पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है? द रेशो ऑफ एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 34 के ऊपर है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एंड ठीक है, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, सो फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ठीक है, तो देखो बोला गया है कि जो रेशो है उनके एक्सपेंडिचर, उनकी इनकम्स का, तो वो क्या है? रेशो ऑफ इनकम्स कितना है? 9:7। ठीक है, 9:7 है। और जो उनके एक्सपेंडिचर्स है, यानी कि जो उनके खर्चे हैं, उनका रेशो क्या है? रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर्स, वो हैगा 4:3। 4:3। ठीक है, और वो दोनों ही लोग कितने कितने रुपीज सेव कर लेते हैं? उनकी जो सेविंग्स है वो कितनी है? ₹2000 ईच। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास में रेशो गिवन है इनकम का और एक्सपेंडिचर का, तो हम इस रेशो को अज्यूम कर लेते हैं। लेट, दोनों पर्सन है तो ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, लेट द सैलरी या फिर इनकम, सैलरी ऑफ ए एंड बी आर एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया हमने दोनों की, ए की एक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए की एक्स और बी की वाई। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी सैलरी? अच्छा, 9 और 7 है तो आप 9x और 7x मान लो। ठीक है, 9x और 7x। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में सैलरी का रेशो गिवन है इनकम्स का, तो जो भी रेशो होता है उसको हमें एक ही वेरिएबल्स के अंदर अज्यूम कर लेना चाहिए, 9x और 7x। ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर है इसको हमें कोई और वैल्यू को अज्यूम करना पड़ेगा, इसको हम x नहीं मान सकते। ठीक है, हम इसको x के अलावा कुछ और मान लेते हैं, तो हम इसको y मान लेते हैं। सो लेट द expenditures of A and B are 4y and 3y। ठीक है, अब दोनों की सेविंग्स कितनी है? 2000 रुपीज है। अब देखो अगर ए की सेविंग्स कितनी होगी, सेविंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप 10,000 रुपीज अर्न करते हो। ठीक है, और ये होगी आपकी इनकम, यस ये सैलरी। आपने आपका जो एक्सपेंडिचर है, सपोज 4000 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर है, तो आपकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू योर सेविंग। 6000 रुपीज आपने बचा लिए। ठीक है, तो हमेशा सेविंग्स क्या होती है? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो आपकी सेविंग्स आ जाती है। अब देखो ए की सेविंग्स क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेविंग ऑफ ए।
ए की सेविंग कितनी हो जाएगी, उसकी इनकम कितनी थी 9x और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू सेविंग्स कितनी है 2000 रुपीज, दोनों की 2000 रुपीज है। ठीक है, ऐसे ही सेविंग ऑफ बी क्या हो जाएगी, सेविंग ऑफ बी की सेविंग क्या हो जाएगी, जो उसकी इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे उसके एक्सपेंडिचर को, तो इनकम कितनी है उसकी 7x माइनस एक्सपेंडिचर है 3y इज इक्वल टू, उसने भी 2000 रुपये बचा लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास में ये बन गई है दो इक्वेशंस। अब हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक वैल्यूज का आप क्या कर लो, किसी भी वैल्यूज का वेरिएबल जो है वो सेम कर लो, वेरिएबल जो है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम कर लो। ठीक है, कोफिशिएंट जो है वो सेम कर लो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक तो है x और एक है y। ठीक है, हमेशा जो छोटा होता है उसको ही कर लेना चाहिए सेम। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 4 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3। तो आप यहाँ पर क्या कोशिश करो कि इन दोनों को सेम कर लो। अब 4 और 3 किसी एक कॉमन टेबल में आता नहीं है, लेकिन 4 और 3 की टेबल में क्या आता है कॉमन 12 आता है। ऐसे में आपको करना क्या है, या तो आप दोनों का एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, दोनों का आप एलसीएम ले लो, 4 और 3, तो 4 1 4 और फिर 3 1 3, तो 4 3 12। ठीक है, या तो आप दोनों का एलसीएम ले लो, यानी कि आपको इसको 12 बनाना है, 4 को आपको क्या बनाना है 12, और जब आप 4 को 12 बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा आपको, 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका बन जाएगा कितना 12। और ऐसे ही यहाँ पर आपको 3 को भी 12 बनाना है, तो 3 को 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4 हो जाएगा 12। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन सेकंड होगी, इक्वेशन फर्स्ट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बस हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इक्वेशन का साइन ये रहा, इसके लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड दोनों को ही हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक को मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलता है, वो गलत तरीका है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस रहेगी तभी जब आप जो आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वही आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 4 से, तो वो चीज यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट ये यहाँ पे कर देता हूँ अब, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इतनी जगह है 3 मल्टीप्लाई बाय 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2000। ठीक है, दोनों तरफ होगी ना मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा माइनस 12y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6000। ठीक है, अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना है हमें, किससे 4 से करना है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है 7x, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28x और ये हो जाएगा 12y और ये हो जाएगा 8000। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब देखो दोनों इक्वेशंस के अंदर यहाँ पे 12y और 12y आ चुका है। ठीक है, जब भी साइन दोनों के सेम हो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, आप फर्स्ट में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हो, सेकंड में से फर्स्ट को भी। ठीक है, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में से जब हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना वैसे तो आपको आना चाहिए, अब आप 10th क्लास के अंदर हो, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया तो वो यहाँ पर ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, अब यहाँ पर ये है हमारी नई इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी नई इक्वेशन है, ये और ये, तो इसको आप नाम दे दो चलो थर्ड और इसको नाम दे दो आप फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, थर्ड और फोर्थ का नाम दे दो इसको, कोई बुराई नहीं, और यहाँ पे लिख दो थर्ड और ये फोर्थ, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड उसको लिख लिया है। ठीक है, तो इसको आप थर्ड और फोर्थ का नाम दे दो। अब देखो थर्ड वाली इक्वेशन में फोर्थ वाली इक्वेशन से थर्ड वाली को माइनस करना है, तो फोर्थ वाली इक्वेशन हमारी ये है। ठीक है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम पहले लिखेंगे, फोर्थ वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से थर्ड वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ही माइनस होगी। ठीक है, तो माइनस और ये माइनस हो रही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 27x माइनस 12y, 27x माइनस 12y। देखो थर्ड वाली की लेफ्ट हैंड साइड को हमें फोर्थ वाली की लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करना है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि बाहर किसका साइन है नेगेटिव का साइन है, जब भी बाहर नेगेटिव का साइन हो तो आप ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि वो साइन चेंज कर देता है। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ वाली इक्वेशन की राइट साइड पे, इसकी राइट साइड पे क्या है 8000, तो 8000 लिख दिया। अब आ जाओ थर्ड वाली की राइट हैंड साइड पे, इसकी राइट हैंड साइड पे क्या है 6000, तो 6000 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो 8 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 2000। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 28x माइनस 12y, ये इसके ब्रैकेट खोल दो, माइनस का 27x हो जाएगा, इसका भी ब्रैकेट खोल दो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12y। देखो 12y प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। ठीक है,
28x में से 27x जाएंगे तो क्या बचेगा, 28x में से 27x जाएंगे तो क्या बचेगा, 1x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ बीच में रोककर, 12y और 12y, यानी कि अभी तक हमारे पास में इक्वेशन के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स थे, x और y। तो हमने यहाँ पर क्या करा, y वेरिएबल्स को हटा दिया, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और वो एलिमिनेट हमने कैसे करा, इसको सेम बनाकर, क्योंकि मेरे को हमने यहाँ पे करा क्या है, देखो जो वेरिएबल्स है y वेरिएबल्स है, हमने उसको क्या कर दिया, उसके वेरिएबल्स को हमने सेम कर दिया, उसके कोफिशिएंट को, वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने सेम कर दिया। यहाँ पे एक था 4 एक था 3, हमने दोनों को 12 बना दिया, यानी कि हमने जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को हमने सेम कर दिया किसी एक वेरिएबल के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे मत कर देना कि x वाले को 12 बना दिया और यहाँ पे y वाले को 12 बना दिया, तो वो कटेगा नहीं, क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स हो जाएगी, एक के अंदर x एक के अंदर y है। तो किसी भी एक वेरिएबल को आप ले सकते हो, ठीक है, x वाले को भी ले सकते हो और y वाले को भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, हमने यही होता है एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2000, x की वैल्यू आ गई कितनी 2000। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, y की। तो अब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी इक्वेशन के अंदर कर सकते हो, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, जो आपको सही लगती हो। ठीक है, जैसे ये थोड़ी छोटी इक्वेशन है तो इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लिख लिया 7, x की जगह लिख सकते हैं हम 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये हो जाएगा 7 टू द 14,000, 14,000 को इधर लेकर आओगे तो 14,000 हो जाएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 14,000। ठीक है, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव 3y, 14,000 में से 2000 जाएंगे तो कितना बचेगा, नेगेटिव 12,000, और यहाँ पे कितना है, नेगेटिव 3y। देखो नेगेटिव के साइन से नेगेटिव साइन कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 4,000, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें निकालनी थी, देन कहाँ था ये रहा, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, उनकी इनकम्स निकालनी थी। तो उनकी इनकम्स कितनी थी, 9x और 7x। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे निकालने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी निकाली क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर निकालनी पड़ेगी ना, तो आपने सीख भी लिया कि कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम उनकी सैलरी निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी ऑफ ए की सैलरी कितनी थी 9x, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2000, x की वैल्यू आई थी 2000, तो ये हो जाएगा 18,000। ठीक है, और सैलरी ऑफ बी की सैलरी थी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2000 इज इक्वल टू 14,000। ठीक है, और अगर यह पूछे कि उनका एक्सपेंडिचर कितना है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो 4000, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, देखो 4000 यहाँ पे पुट करोगे तो 16,000 आ जाएगी, तो उसने देखो 2000 रुपीज बचा लिए, ए ने सैलरी 18,000 थी, एक्सपेंडिचर 16,000 था, तो बच के कितने 2,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। और देखो यहाँ पे बी की वैल्यू, बी की एक्सपेंडिचर कितना था 3y, यानी कि यहाँ पे 4 रखो 12,000, उसकी सैलरी कितनी है 14,000, 12,000 उसका एक्सपेंडिचर है, तो उसने भी इस हिसाब से 2,000 रुपीज बचा लिए। ठीक है, खैर हमें क्वेश्चन के अंदर बस इतना पूछा गया था कि इन दोनों की सैलरी बताओ। ठीक है, बाकी और कुछ भी चीज पूछे, सेविंग्स कितनी है, सेविंग्स तो चलो गिवन है, एक्सपेंडिचर कितना है तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। इसमें आपको याद रखने वाली चीजें क्या है, कोई भी एक वेरिएबल अपने आप को डिसाइड करो कि आपको एक्स वाले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम करना है या फिर वाई वाले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर दोनों के दोनों जो साइन है वो सेम है, जैसे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो ऐसे केस के अंदर आपको सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, क्या करने की जरूरत है, सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। क्यों, देखो मैंने अगर सब्ट्रैक्शन करा है तभी तो ये साइन चेंज हुआ है, 12y जो माइनस का था वो प्लस का हुआ है, तभी तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हुए क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्शन करी है। अगर ये ऑलरेडी ये माइनस का और ये ऑलरेडी प्लस का होता तब मैं क्या करता, अगर मैं तब भी सब्ट्रैक्ट कर देता तो ऐसे में क्या हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे देखो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लो 12y जो है वो माइनस का है, ये वाली वैल्यू भी अगर, ये वाली वैल्यू ऑलरेडी अगर प्लस की होती 12y, तब क्या होता, देखो अगर मैं तब भी सब्सट्रैक्शन कर देता तब ये नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव 27x, और ये भी नेगेटिव हो जाता, माइनस और प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस 12y है, तो क्या ये सॉल्व हो सकता था, ये एलिमिनेट होता, माइनस से माइनस नहीं, ये तो माइनस 24y आ जाता, एलिमिनेट ही नहीं होता। तो ऐसे केस के अंदर हमें क्या करने की जरूरत होती है, एडिशन करने की जरूरत होती है। क्या करने की जरूरत होती है, एडिशन। एडिशन करो, एडिशन करते हो तो सब साइन जो है वो हमारे चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये भी प्लस का रहेगा और ये भी प्लस का रहेगा और ये माइनस का है, तो इस माइनस से ये प्लस इस तरीके से कट जाएगा। तभी मैंने यहाँ पर दोनों चीज लिखी है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कोई एक चीज करते हैं, तो अगर साइन सेम है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करोगे। प्लस प्लस है तब भी आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हमें, अगर दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। और दोनों साइन अगर अलग अलग है, जैसे एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का है, तब आपको क्या करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए, क्योंकि फिर वो साइन चेंज नहीं होता एडिशन के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखने वाली, क्योंकि आप एक बारी को हो सकता है कि ये चीज भूल जाओ, आपको एलिमिनेशन करना आ जाए, आपको वेरिएबल सेम करना आ जाए, फिर भी आप सब्ट्रैक्शन करते रह जाओ और आपका आंसर ही ना आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी है, केवल सब्ट्रैक्शन नहीं करी जाती है, दोनों ही चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये एक ही एग्जांपल था, अभी और भी एग्जांपल्स हैं, लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 9 समझते हैं। अब बोला गया है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड आउट
टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, 2x plus 3y is equals to 8 and 4x plus 6y is equals to 7। हमसे बोला गया एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इसको आप इसके जो सॉल्यूशन है वो निकालने में। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 9 है। तो अब ऐसे केस के अंदर देखो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक वैल्यू को आप सेम कर लो। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम कर लो। इसको अगर 4 बना लेंगे हम तो इसके 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट और ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन सेकंड को तो मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब मैं ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाली को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है तो 2 पहले लिख देते हैं मल्टीप्लाई का, और दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, कोई एक तो होगी, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर वैल्यू सेम है, सेकंड वाली और थर्ड वाली में हमने 4x और 4x हम लेकर आ गए। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड में से थर्ड को या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, या फर्स्ट या फिर थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब फर्स्ट वाली में से नहीं करना है हमें। ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू x का कोफिशिएंट 4 और x का कोफिशिएंट 4 सेकंड और थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर है। ठीक है, और हम सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी एक की साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में से हम सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो थर्ड वाली की लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लो। ठीक है, और सेकंड वाली की लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लो। तो माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना है हमें। ठीक है, अब थर्ड वाली की राइट हैंड साइड कितनी है 16, और यहाँ पे सेकंड वाली की राइट हैंड साइड कितनी है 7। ठीक है, तो ऐसे सब्ट्रैक्शन होती है। ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस का 4x माइनस का 6y, और ये कितना हो जाएगा 16 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4x से 4x कट गया, 6y से 6y कट गया, तो उधर बच गया 0 और यहाँ पे बच गया 9। क्या 0 9 के इक्वल हो सकता है? नहीं, अनइक्वल होता है। और हम अब आप याद करो कि एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमने क्या सीखा है, कभी भी इक्वेशन की वैल्यू इस तरीके से आ जाए जहाँ पर अनइक्वल आ जाए और वेरिएबल सारे के सारे कट जाए, तो ऐसे केस के अंदर वो जो लाइन होती है, यानी कि ये दोनों जो इक्वेशन है, जब आप इसका लाइन ग्राफ बनाओगे, जब इसका आप लाइन ग्राफ बनाओगे, ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन ग्राफ बनाओगे इसका, तो जो दोनों लाइन निकलेगी इसकी वो पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइंस के कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, तो इसलिए इस इक्वेशंस के अंदर भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इक्वेशन, अच्छा 2 इक्वेशन है तो लिख देते हैं दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो ये मत सोचना कि आपका कोई आंसर नहीं आ रहा, दोनों वेरिएबल्स कट गए हैं, आप क्या करें। ठीक है, उसके अंदर आपको ये लाइन लिखनी है। ये सेम इस तरीके की सिचुएशंस हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी फेस करी थी और 3.1 में भी फेस करी थी, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, बशर्ते आपने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 अच्छे से समझी है तब। ठीक है, अब जो 3.3 डायरेक्ट करने के लिए आ गए हैं उनके लिए ये नई चीज है जरूर। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 9 है, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 एक अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 10 समझते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करो और एग्जाम्पल नंबर 10 खुद ही पढ़ो। ठीक है, पेज नंबर 35 है, नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 10, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, ये मेरे ख्याल से 90% बच्चों ने, मतलब इनके लिए 90% बच्चों के लिए नया कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने समझा नहीं होगा कि इस तरह के डिजिट वाले जब कॉन्सेप्ट दे दिया जाए तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है। तो बोला गया है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। So if the digits of number differ by 2, so find the number and how many such a numbers are there। ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा मेरी बात को सुनो, देखो क्या बोलेगा। कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो वो 2 डिजिट का जो नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ वो दोनों डिजिट्स का जो नंबर जैसे एक्स और वाई है, ठीक है, ये वो नंबर है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बस अभी लिखवा के बता रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं, उसके पीछे क्यों लिखते हैं, रीजन क्या है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो फिलहाल आप पहले इतना समझो, हम मान लेते हैं कि वो जो 2 डिजिट का नंबर है, तो मैं फर्स्ट डिजिट मान लेता हूँ, लेट फर्स्ट डिजिट बी एक्स। ठीक है, और सेकंड डिजिट बी वाई। ठीक है, अब बोला गया है कि इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है, बोला गया दोनों डिजिट डिफर बाय 2। तो मैं मान लेता हूं कि भाई एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, मैं ये मान लेता हूं। ठीक है, बोला गया है, और बोला गया है जब ये जो डिजिट है, अब देखो कोई
जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई हमारे पास में एक दो डिजिट है 2 और 3 और इनको मिलाने से कोई एक नंबर बनता है 23, ठीक है। तो इस 23 को और जब इसको रिवर्स कर देते हैं यानी कि 32, तो इन दोनों का जो सम है वो भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। जैसे इन दोनों का सम कितना है 3 और 55 है, ठीक है, कितना है 55 है। हमें क्या बोला गया है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी कि अब देखो यहां पे हमारे पास में डिजिट क्या आते हैं 2 और 3, तो हमने इसको कैसे लिख दिया 23 कर दिया, हमने 2 और 3 को कंबाइन करके एक साथ लिख दिया, तो हमारा डिजिट हो गया 23। फिर हमने क्या कर दिया इसको रिवर्स कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया रिवर्स कर दिया यानी कि 32 कर दिया। फिर हमने दोनों का सम कर दिया तो हमारे पास में आ गया 55, ठीक है। अब हम क्या हम सेम चीज यहां पर कर सकते हैं, हमारे पास में एक डिजिट यहां पर 2 था, यहां पर 3 था, लेकिन यहां पर हमारे पास में क्या है एक्स और यहां पे क्या है वाई। तो क्या आप ऐसे करके इसका ऐसे करके ये नंबर लिखोगे एक्स और वाई, से उसका क्या कर देंगे हम रिवर्स वाई और एक्स, ठीक है। और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 66। क्या आप ऐसे करके करोगे इसको, खुद सोचो, ऐसे करके आ सकती है वैल्यू, नहीं आ सकती। गलत तरीका, क्यों गलत है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो आपके पास में 2 और 3 था तो आपने एक साथ लिख दिया 23, तो ये हो गया 23। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास में एक्स और वाई है ना, और आप एक्स और वाई को ऐसे लिख दोगे तो मल्टीप्लाई का रिलेशन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई का रिलेशन, फिर क्योंकि यहाँ पर आपने इसको ऐसा 23 समझ लिया है कि भाई ये 23 है, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लेता हूँ जो वंस डिजिट है, जो वंस डिजिट है उसको मैंने मान लिया 2, ठीक है। और जो टेंथ डिजिट है, जो टेंथ डिजिट है हमारे पास में उसको मैंने मान लिया 3, ठीक है। अब वंस और टेंथ डिजिट से हम नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, तो नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, देखो जो टेंथ डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है 10 से, और जो वंस डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 1 से करना होता है, तो करने की जरूरत ही नहीं होती। तो ऐसे हमारे पास में नंबर बनता है 32, ठीक है। जैसे 3 10 30 प्लस 2, हम क्या लिखते हैं 30 प्लस 2 यानी कि 32। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहूं यानी कि मैं 3 को वंस डिजिट मानूं, 3 को वंस डिजिट और 2 को टेंथ डिजिट मानूं, तो मेरे को नंबर कैसे मिलेगा इससे, इससे मैं नंबर कैसे बनाऊंगा, अभी तो ये डिजिट है। अगर मैं इसको नंबर बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा 2, क्योंकि हमारा 10 डिजिट है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और 3 हमारा वंस डिजिट है तो प्लस 3 लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 20 प्लस 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 20 प्लस 3, जिसका मतलब क्या होता है 23 होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो हमारे पास में एक डिजिट क्या है एक्स और एक डिजिट क्या है वाई। तो अगर मैं एक्स को कंसीडर करूं, अगर मैं एक्स को कंसीडर करूं कि वो हमारा 10th डिजिट है, कौन सा डिजिट है 10th डिजिट है, और वाई हमारा वंश डिजिट है, ये हमारा 10th डिजिट है, ठीक है, और ये हमारा वंश डिजिट है। तो मैं इन दोनों डिजिट से नंबर कैसे फॉर्म करूंगा, नंबर कैसे फॉर्म करूंगा, यानी कि मैं एक्स की मल्टीप्लाई तो करूंगा 10 के साथ में और वाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करूंगा, ठीक है। ऐसे तो नंबर फॉर्म होगा, और नंबर हमारा क्या आ जाएगा फिर 10x प्लस वाई, ठीक है। समझ में आया, 10x प्लस वाई इस तरह की फॉर्म में आ गया हमारे पास में नंबर। ये तो 30 और 2 ऐड हो सकते थे तो हमने लिख दिया 32, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है कि 32 और 23 कैसे आ रहा है, हम इसको क्यों 23 मान रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों इसको मल्टीप्लाई कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक 2 डिजिट है और एक 3 डिजिट है, दोनों को अगर आप एक साथ लिखना चाहोगे तो वो 23 पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 और 3 जब एक साथ लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या है ये डिजिट्स है, इनको अगर आप एक साथ लिखोगे तो इनकी कुछ वैल्यूज पहले से ही बनी हुई है कि 2 और 3 को कंबाइन करके लिखते हैं तो वो 23 होता है, ठीक है। अगर आप उसके बीच में कोई और साइन जब तक लगाओगे नहीं, जब तक कोई उसको कंसीडर नहीं करेगा कि वो मल्टीप्लाई का है। लेकिन एक्स और वाई के साथ में ऐसा नहीं है, एक्स और वाई कोई डिजिट नहीं है। अगर आपने एक्स और वाई को ऐसे करके लिख दिया, इसका मतलब क्या है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इसकी वैल्यू हो गई, वैल्यू तो है लेकिन कोई काउंटिंग हो गई इसकी, वो नहीं है इसका मतलब। समझ में आ रही बात, मैं आपको ये सारी चीजें लिखवा रहा हूँ ताकि आप समझो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स को 10th डिजिट मान लिया है और वाई को 1st डिजिट मान लिया है, तो हमारा नंबर क्या होगा, नंबर आप कैसे निकालोगे, एक्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, वाई को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। अब बोला गया है इसको रिवर्स करते हैं, जब इसको रिवर्स करते हैं जैसे 23 को, जैसे 2 एक बार मैंने इस 2 को मान लिया 1 डिजिट और एक बार 3 को 1 डिजिट मान लिया, यानी कि रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको रिवर्स करता हूं तब हमारे पास में कौन सा डिजिट आता है, जो भी हमारे पास में नंबर आएगा तब उन दोनों का सम 66 होगा। तो पहले मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं, इस बार मैं इसको मान लेता हूं 10th डिजिट, वाई को मैंने इस बार 10th डिजिट मान लिया और एक्स को मैंने मान लिया 1 डिजिट। तो अगर वाई हमारा 10th डिजिट है तो और 1 हमारा 1 डिजिट है, तो हमें नंबर क्या मिलेगा इन दोनों से, नंबर हमें मिलेगा वाई मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एक्स, यानी कि 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है 10x प्लस वाई, ना कि एक्स वाई, ये हमारा नंबर नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमारा नंबर क्या है, जब हम इन डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, इन डिजिट को क्या कर देते हैं हम रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास में कौन सा नंबर आता है 10y प्लस एक्स, ना कि वाई एक्स। रिवर्स का मतलब ये नहीं कि एक बार एक्स वाई और एक बार वाई एक्स कर दिया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये मैंने आपको गलत लिखा है, गलत लिखा है ताकि आप गलत ना करो, ठीक है। तो मैंने आपको गलत लिख के बताया कि बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो क्या अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अब आ गया है ना समझ में कि ये डिजिट जो है वो हमारे पास में एक्स और वाई डिजिट है, तो इसका जो नंबर मिलेगा हमारे पास में वो नंबर ये होगा 10x प्लस वाई, और दूसरा नंबर होगा ये 10x प्लस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है 66, तो इन दोनों नंबर का सम लिख देते हैं 10x प्लस वाई
प्लस दूसरा 10y प्लस एक्स, यानी कि एक नंबर और उसको रिवर्स करके उसके डिजिट्स को रिवर्स करके बनाया गया नंबर, और उन दोनों का सम कितना हो जाता है 66। यहां तक क्लियर है ये इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है। अब यहां पर ये भी हो सकता है कि y माइनस एक्स का 2 हो, ठीक है, डिफरेंस y माइनस एक्स का हो। यहाँ पे हमने x और माइनस y लिख दिया है, लेकिन y माइनस एक्स का भी 2 हो सकता है। ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि x बड़ा है उसमें से, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि x बड़ा है। समझ में आ रही बात को? क्या बोलेगा? ऐसा तो नहीं बोलेगा कि x बड़ा है। मान लो हमारा आंसर आ जाता है 64 आ गया मान लो, ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, तो इसलिए बोल दिया वहां पे कि भाई x जो डिजिट्स की वैल्यू यानी कि 6 है, तो और जो y की जो वैल्यू है जो 4 है, तो उसका डिफरेंस क्या है 2, ठीक है। तो हम ये तो नहीं बोलेगा कि x बड़ा है भाई, 46 भी तो आ सकता है आंसर, तब भी तो डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। समझ में आ रही बात? तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि x की वैल्यू बड़ी है, तो हम फिर भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं भाई कि डिफरेंस कितना है 2 है, क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो ये इतना जो पार्ट है, ठीक है, इसको रेड से अलग कर देते हैं। ये सारा का सारा जो है, ये रेड वाला जो पार्ट है ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी राम कथा आपको समझाने के लिए लिखी गई है, नहीं तो ये क्वेश्चन तो कब का हो चुका होता, ठीक है। खैर, अब हमारे पास में दो इक्वेशन बन चुकी है। अभी इसको और आगे बना लेते हैं, फिर बाद में लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मेरे को एक एक्स और एक यहाँ पे एक एक्स दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66 का 11 और 11 दोनों तरफ है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, x प्लस वाई बचेगा, ये 66 आ जाएगा। 11 को यहाँ पर ले आओ, 66 डिवाइडेड बाई 11 6 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और x माइनस वाई कितना आ गया 2। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखो, जो मैं आपको बहुत देर पहले समझा रहा था कि एडिशन क्यों करते हैं और सब्सट्रैक्शन क्यों करते हैं। अब हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट वो है, ये इक्वेशन सेकंड है। देखो वेरिएबल तो सेम ही है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है और यहाँ पर भी बना है, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दो, जब है ही नहीं जरूरत तो क्यों करेंगे? समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत जब होगी तभी करेंगे। अब हम इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, और एक सेकंड रुको, माइनस भी नहीं करना चाहिए, हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का वाई है और यहाँ पे माइनस का वाई है, तो अगर आप ऐड करोगे डायरेक्ट तो वो तब भी वहां से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, और आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक्स कटेगा वाई नहीं कटेगा, ठीक है, आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम थोड़ा वेरिएशन कर लेते हैं अपने सॉल्यूशंस के अंदर। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है? x माइनस वाई, और इक्वेशन सेकंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है वही पहले ऐड होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड कितना है 2 प्लस, और इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड क्या है 6, तो ये तो हो जाएगा 8, y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2 इसको मिनिमाइज कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई x की वैल्यू। अब आप देखो x की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की जगह लिख देते हैं 4, और उस 4 को माइनस का साइन 4 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? अब आप यहाँ पे समझो आगे, y माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा -2, माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमें क्या क्या पता करना था यहाँ पर? हमें पता करना है फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स पता करने हैं, नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर ये हमारा नंबर है, ठीक है, ये तो हमारा नंबर है ना, ये तो रिवर्स करके बनाया गया है, तो पहला तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स की जगह लिख देते हैं 4 प्लस वाई की जगह लिख देते हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 2 विच इज 42, यानी कि नंबर कितना आ गया हमारे पास है 42, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर 42। समझ में आया? अब आप खुद भी देख लो, 42 हो गया एक तो हमारा नंबर, 42 को रिवर्स करके कौन सा नंबर बनेगा 24, दोनों को ऐड कर लो 66। सही तो बोल रहा था, इक्वेशन में ये तो बोला गया था कि एक नंबर को और उसको रिवर्स करके बनाए गए नंबर से जो सम आता है वो 66 आता है। समझ में आ रहा है? तो ये आप चेक भी कर सकते हो। बाकी हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। और अब आगे क्या पूछा गया इसके अंदर? एक और चीज पूछी गई, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो यहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 42 हो गया, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर रिवर्स करके 24 आ रहा है, तो ये 24 भी एक ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है, जिसके डिजिट का डिफरेंस कितना है 2 है, डिजिट का डिफरेंस कितना है 2, और जब हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये 42 बन जाता है, और इसका भी सम कितना होता है 66। समझ में आया? तो ऐसे यहाँ पर दो नंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयर कैन बी 2 नंबर्स, देयर कैन बी 2 नंबर्स, और उन नंबर्स को लिख देते हैं 42 एंड 24, ठीक है। बाकी और कुछ लिखना हो आगे तो लिख सकते हैं, देयर कैन बी 2 नंबर्स विच satisfy the equations, like there could be 2 values like whose sums and the number obtaining by reversing their
वैल्यूज विल बी 66। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो और कुछ लिखना चाहो, लेकिन इतना ही लिख दोगे तो ये भी सही है, ज्यादा पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो चीज थी, ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर यूटी हर चीज के अंदर पूछ लिया जाता है, अगर यूटी के अंदर चैप्टर आ रहा है तब, लेकिन एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये बच्चों का दिमाग कहाँ पे घुमाता है इस चीज के अंदर। बच्चे लिख देते हैं डायरेक्ट एक्स वाई, ठीक है, जबकि ये गलत है। tan x प्लस वाई लिखना, और क्यों लिखना है मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया है। tan x y लिखना होता है, ठीक है। जैसे देख लो, हमारे पास में कोई 3 डिजिट का नंबर आ जाता है, मान लेते हैं कोई 3 डिजिट्स का नंबर है 839। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 3 डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, अब इससे मैं बोलूं कि इससे आप इस नंबर को ऑब्टेन करो, तो आप कैसे करोगे? ये कौन सा डिजिट है? ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। ये कौन सा प्लेस होता है? ये हंड्रेड्स। कौन सा प्लेस होता है? हंड्रेड्स। ये कौन सा प्लेस होता है? टेंस। ये कौन सा प्लेस होता है? वंस। हंड्रेड्स की स्पेलिंग लिख लेना, मैं तो आती नहीं तो स्पेलिंग लिखी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है। तो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 8 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 टेंस, 3 जो है वो टेंस प्लेस पर तो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, फिर प्लस 9 जो है वो वंस प्लेस पर है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 800 प्लस 30 प्लस 9, तो हो गया ना 839। तो ऐसे आप नंबर फाइंड करते हो, ठीक है, समझ में आया। अब अगर आपको डायरेक्ट बोल दे कि भाई फर्स्ट ये जो डिजिट्स है हमारे पास में, जो 100 डिजिट्स पे जो जो 100 डिजिट्स पर है वो 8 है, और जो टेंस पर है वो 3 है, और जो वंस पर है वो 9 है, और नंबर बनाओ, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ऐड हो गया ये आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्स वाई जेड दे दे तब आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको मैथमेटिकली वे के अंदर लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ऐसे आंसर नहीं आता है, चाहे तो आप करके देख लो इसको, एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 66 करके देख लो, दिमाग घूम जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये एग्जांपल नंबर जो 10 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरूर पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये तो इसका खत्म हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके अंदर और कुछ है नहीं ज्यादा ज्यादा कुछ। तो 3.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, उसका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन आपने 3 क्वेश्चन देख लिए, तीनों के अंदर कुछ ना कुछ वेराइटीज थी, काफी सारे क्वेश्चन। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन, अभी आप वीडियो को पॉज करो या मोबाइल अपना साइड में रखो, मोबाइल लैपटॉप, और आप खुद से इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करो 3.3 को, ठीक है। 80% क्वेश्चन कर लोगे आप खुद ही, 80%। बचे कुछ 1-2 क्वेश्चन है, उसके लिए वीडियो देख लेना, कौन मना कर रहा है देखने के लिए वीडियो, समझ में आया? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी की भी वीडियो देखने में, कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम वेस्ट करना है। टाइम वेस्ट करना और सही जगह टाइम वेस्ट करने में बहुत फर्क होता है। दुनिया टाइम वेस्ट कर रही है, टाइम सबके पास में उतना ही है, रोजाना सबको 24 आवर्स मिलते हैं रोजाना, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो 24 आवर्स को कौन कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहा है। आपको अपने टाइम्स को यूटिलाइज करना है, ये नहीं कि किसी की वीडियो आई तो आप सबसे पहले देख रहे हो जाके कि उन सर ने अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो अच्छा निकालते हैं, अच्छे सोल्यूशन करते हैं, तो उनको देख लो। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है बस, दैट्स इट। और खुद से करना है क्वेश्चन, जब तक खुद से करोगे नहीं, जब तक आएगा भी नहीं, कितनी सोल्यूशन देख लो, समझ में आया? खैर, अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3.3 का सोल्यूशन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।